नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बातों बातों में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में न केवल राजनीति में भी एक अलग ही रंग देने का प्रयास किया। शायद यही वजह है कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और आज वर्तमान समय में वो उत्तराखंड के सपा में राष्ट्रीय राजनीतिक नेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी की। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे खास। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, आपने अपनी युवा अवस्था में उत्तर प्रदेश की राजनीति देखी और अपने बढ़ते तजुर्बे के साथ आपने उत्तराखंड में भी राजनीति को बढ़ते हुए देखा, तो आपको सबसे ज्यादा कहाँ की राजनीति पसंद आई और अंतर क्या है दोनों की राजनीति में? देखिए, बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम है और राजनीति है, राजनीति में बहुत ज़्यादा स्टेट वाइज डिफरेंस नहीं होता है। ये नया राज्य है, इसका क्रिएशन 2009 नवंबर को हुआ। इसके पहले ये उत्तराखंड का भूभाग उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा विशाल प्रदेश अब भी है और पहले भी था। ये एक 13 जनपदों का राज्य है उत्तराखंड। बेसिकली जो यहाँ की राजनीति और वहाँ की राजनीति में जो वर्तमान में अंतर देखने को मिलता है, यहाँ के राजनेता जिन मुद्दों को लेकर के राज्य का गठन किया गया था, गांव, जंगल, जमीन, क्षेत्र का विकास, यहाँ की राजनीति और वहाँ की राजनीति में जो सबसे बड़ा अंतर है, वहाँ का जो विधायक है, वहाँ का विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में उसका स्थायी आवास होता है। जब सदन चलता है तो वो लखनऊ जाता है और सदन के बाद अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, जहाँ पर उसका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करता है। उत्तराखंड में क्या हुआ, यहाँ पर 2 स्थान यहाँ के राजनेताओं ने, यहाँ के विधायकों ने चिन्हित किए। एक देहरादून, गढ़वाल मंडल के जितने भी विधायक, चाहे चमौली का हो, चाहे देवप्रयाग का हो, उत्तरकाशी का हो, टेहरी का हो, अन्य क्षेत्रों का हो, वो स्थायी निवास उसने अपना देहरादून बनाया और अपने परिवार समेत देहरादून में शिफ्ट हो गया। कुमायूं मंडल के विधायकों ने क्या किया, जो भी इलेक्ट होता चला गया वो हल्द्वानी शिफ्ट हो गया और वहीं पर उसने अपना स्थायी आवास बना दिया। अल्टीमेटली देखिए, अंतर यहाँ पर यह है कि जब विधायक जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो अपनी विधानसभा से 100 किलोमीटर दूर देहरादून में रह रहा है या हल्द्वानी में रह रहा है, तो वहाँ की जनता जिसने चुना है उसकी समस्याओं का हल कैसे होगा, ये सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश का चूंकि वो अपने विधानसभा में रहता है तो वहाँ की समस्या सुनी, नोट किया और लखनऊ आया और उसका निराकरण के लिए काम करता है। ये यहाँ की राजनीति और वहाँ की राजनीति में अंतर है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि सचान साहब उत्तराखंड के डीएवी कॉलेज के बॉटनी के प्रोफेसर भी रह सके हैं। तो ऐसे में सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति और शिक्षा दोनों बिल्कुल अलग क्षेत्र हैं, तो आप दोनों को लेकर कैसे चले? क्या कभी आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा? देखिए, ये कहना कि 2 अलग क्षेत्र हैं, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि जितने भी पूर्व में जो भी राजनेता देश के, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, डॉक्टर लोहिया हो या और नेता हों, नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, जितने भी नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, ये सब महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की राजनीति से निकले हैं। और वहाँ के शिक्षक आचार्य नरेंद्र देव वाइस चांसलर थे और बहुत से ऐसे, चंद्रशेखर जी, इनका अपॉइंटमेंट एज ए शिक्षक के रूप में हो गया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ये शिक्षक थे। वास्तविकता क्या है कि एक जब इंस्टीट्यूशन वहाँ पर, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ,
अच्छे डॉक्टर बनाने के लिए इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं और एमबीए, इसके लिए एमबीए कॉलेजेस हैं मैनेजमेंट के लिए छात्र तैयार करने के लिए। दुर्भाग्य इस देश का कि अच्छा राजनेता बनाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो मेरा जो मानना है, और मैं शिक्षक के रूप में भी मेरा ये कल्पना थी और मैं प्रचारित भी करता था कि छात्रों को राजनीति में पूरी तरीके से निष्ठा से संविधान के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ राजनीति भी पूरी तरीके से आनी चाहिए। सर, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक अलग ही रुतबा है और आप इतने समय से उत्तराखंड में यहाँ राजनीति के स्तर पर काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत कर रहे होते तो ज्यादा अच्छा होता? देखिए, राज्य जब बना था तो अंतरिम सरकार जब प्रथम बनी थी, नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय समाजवादी पार्टी के 3 विधायक थे और उसके बाद हम 2004 में एक सांसद की सीट जीते यहाँ से। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर हाशिए में चले गए। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक समीकरण है, जो और समीकरण है, वहाँ हमारे नेतागण हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी। चूंकि उत्तराखंड के अपने को जोड़ते हुए यहाँ भी कई मीटिंग की, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कंसंट्रेट किए और यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो भी समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं या हैं, अब भी लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन, समाजवादी चिंतन उत्तराखंड में बढ़े। क्योंकि उत्तराखंड में जो मैंने देखा है, यहाँ पर सामाजिक विषमता आज भी ज़्यादा है और जहाँ जहाँ सामाजिक विषमताएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर समाजवादियों के लिए, समाजवादी कंसेप्ट के लिए बहुत बड़ा स्कोप होता है। मैं बता दूं कि जब ये भूभाग उत्तर प्रदेश में था तो यहाँ से हमारे 8-8, 10-10 विधायक इसी उत्तराखंड, इसी पर्वतीय जनपदों से हो जाया करते थे और आज वो जो उस समय हमारे कुछ तो स्वर्गीयवासी हो गए, जैसे नरेंद्र भंडारी जी, जो बरपेलाल जुअंठा जी, ये सब हमारी पार्टी में थे। मुन्ना सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी में, ये हमारी पार्टी में थे। तो बहुत से नेता हमारी पार्टी में, राज्य बनने के बाद जब राज्य बन गया, एक दुष्प्रचार किया गया और दुष्प्रचार किया गया रामपुर तिरहा कांड को लेकर के। वास्तविकता ये है कि यहाँ के लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करने वाले, वो ये नहीं चाहते थे कि समाजवादी कंसेप्ट पहाड़ों में जाए। आज भी जाइए आप, समाजवादी जो वहाँ पर जो होना चाहिए, समता मूलक समाज जो पर्वतीय जनपदों में होना चाहिए, आज भी वहाँ नहीं है। कई मंदिरों में वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। वहाँ के जो राजपूत जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको पिछड़े वर्गों में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। तो वास्तविकता क्या है, सामाजिक न्याय का जो लैडर है उत्तराखंड, उसमें सबसे नीचे पायदान पर है। तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी आंदोलन के लिए बहुत मुफीद प्रदेश है और हम प्रयास करेंगे, हमको सफलता मिलेगी। सर, उत्तराखंड बनने के पहले से आप यहाँ इतने समय से काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को बराबर ही मौका दिया है लगभग, तो जो समाजवादी पार्टी है उसको अभी भी वो मौका नहीं मिल पाया, तो क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए, इसके पीछे केवल एक ही वजह है, वो हमको दुष्प्रचार इस तरीके से किया जाता है कि समाजवादी पार्टी जो रामपुर तिरहा हुआ था उसके लिए दोषी है, जो मसूरी कांड हुआ था, खटीमा कांड हुआ
उसके लिए दोषी है, जबकि वास्तविकता ये है कि समाजवादी पार्टी दोषी नहीं है जी। उस कांडों के लिए। एक यहाँ के सांसद अब भी हैं और वो उस समय भी सांसद थे, माननीय भुवनचंद्र खंडूरी जी। जब 2 अक्टूबर का कांड रामपुर तिरहा में हुआ था, उसके पूर्व एज ए सांसद के रूप में उन्होंने एक पत्र लिखा था यहाँ के रिटायर्ड फौजियों को कि दिल्ली लोग 2 अक्टूबर को हथियार लेकर के आए। तो अगर वो पत्र न लिखा गया होता तो शायद रामपुर तिरहा कांड न होता। कुमायूं के लोग, चूंकि उनको पत्र नहीं गया था, इस वजह से वहाँ के लोग बड़े आसानी से वो दिल्ली पहुँच गए और प्रदर्शन में शरीक हुए। तो वास्तविकता क्या है कि समाजवादी, चूंकि हम जमीनी बात करते हैं, हम बात करते हैं परिवर्तन की, हम बात करते हैं विकास की, इस वजह से यहाँ के लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये यहाँ पर अपना जनाधार बढ़ा पाएं। लेकिन समय आएगा, हम जनाधार बढ़ाएंगे और हम परिवर्तन लाएंगे। सर, 2019 के लोकसभा चुनाव में सबकी नजरें है ना, तो उसमें आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की तस्वीर कुछ बदलेगी उत्तराखंड में, या फिर से कांग्रेस और बीजेपी का ही परचम लहराएगा? नहीं, देखिए, यहाँ पर तस्वीर बदलेगी। देश में इस समय सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और इस पार्टी के जो झूठे वायदे हैं, जो ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ के राजनीति करते हैं, जो धर्म को राजनीति से जोड़ करके राजनीति करते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत की गरिमा गिराई है। तो सबसे बड़ा चैलेंज सभी दलों के लिए, गैर भाजपा दलों के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके झूठे करिश्मे को तोड़ना। और उसका प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के भी जो पिछले दिनों चुनाव हुए, आपने देखा है, गुजरात और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, यहाँ के चुनाव में देखा है कि जनता अब बाईपोलर राजनीति होगी। और बाईपोलर राजनीति में जो पूरा का पूरा विपक्ष, और वो इस वजह से नहीं कि उसे सत्ता में आना है, यहाँ के विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट एकजुट होकर के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बर्खास्त किया जाएगा। सर, उत्तराखंड के गठन से पहले जो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी थी और जिन मांगों को लेकर एक अलग राज्य की मांग की गई थी, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने उन वादों को किस हद तक पूरा किया है या नहीं किया है? देखिए, वो सभी वायदे जो मैं समझता हूँ हाशिए पर चले गए। जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, और मैं समझता हूँ कि इनकी सरकारें इन 18 वर्षों में आधे आधे समय रही हैं। इन पीरियड में जो इन दलों ने जनहित में कोई कार्य नहीं किया, जल जंगल जमीन, रोजगार, पलायन, इसके लिए यहाँ राज्य की लड़ाई हुई थी। और आज ये सभी मुद्दे मैं समझता हूँ कि हाशिए पर हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ पर लोकायुक्त की जरूरत नहीं है क्योंकि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अभी तक उत्तराखंड में लोकायुक्त का गठन नहीं किया गया। इससे और बड़ी विडंबना क्या होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आंदोलनकारियों के सपने चकनाचूर हो गए, उनका जो आंदोलन था बेकार हो गया और वो मुद्दे जस के तस हैं। इससे बेहतर अब लोग कहने लगे हैं कि हम तो बेहतर इससे उत्तर प्रदेश में थे। आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड की क्या ब्यूरोक्रेसी है और पक्ष और विपक्ष उत्तराखंड को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, जब से राज्य बना
जो मेरा अध्ययन रहा है, मैंने पक्ष को भी देखा है, विपक्ष को भी देखा है, ब्यूरोक्रेसी को भी देखा है। जी सर। पूरे देश में ये एक ऐसा राज्य है जहां पर पक्ष और विपक्ष, जब पक्ष विपक्ष में होता है, जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो मित्रवत हो जाता है, और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी हो जाती है। और दूसरा, पक्ष और विपक्ष और ब्यूरोक्रेसी, इन तीनों का एक यहाँ पर घालमेल है, और उस घालमेल की वजह से यहाँ पर जो आम जन की समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से वो साइड ट्रैक हो जाती है, हाशिए पे चली जाती है, और उसका परिणाम ये होता है कि उससे एक नई संस्कृति डेवलप होती है, जिसको हम अपने शब्दों में थ्यूगोक्रेसी कहते हैं। तो बेसिकली डेमोक्रेसी की न होकर के यहाँ थ्यूगोक्रेसी की सरकारें चल रही हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आज का युवा राजनीति के बारे में क्या सोचता है, और आज के युवा को राजनीति में क्या योगदान देना चाहिए, और किस तरीके से वो राजनीति में योगदान दे सकता है? देखिए, ये पूरे विश्व में जिन देशों का युवा राजनीतिक रूप से परिपक्व होता है वो देश विकास करते हैं। राजनीति लोकतंत्र की बैकबोन है, डेमोक्रेसी की बैकबोन है, और इन्हीं युवाओं के द्वारा लोकतंत्र संरक्षित रहेगा। तो मैं समझता हूं कि एक बड़े षड्यंत्र के तहत युवाओं में राजनीति के प्रति घृणा पैदा करने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। ये बंद होनी चाहिए, बल्कि जो युवा है राजनीति के प्रति उनमें चेतना पैदा करो, उनसे ये कहो कि वो पढ़ाई के साथ साथ लोकतंत्र को मैच्योर करने में, संरक्षित करने में, अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पूरी तरीके से जागरूक हों, ताकि देश का लोकतंत्र मजबूत हो सके और संविधान के अनुरूप देश आगे प्रगति कर सके। मैं समझता हूं कि युवाओं को राजनीति के प्रति चेतना पैदा करनी चाहिए। सर, शुक्रिया बहुत बहुत अपना कीमती वक्त देने के लिए हमको। तो ये थे उत्तराखंड में सपा के राष्ट्रीय राजनीतिक नेता डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी। अगली पेशकश में हम आपको एक और शख्सियत से आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।